पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहाना अमजद बुखारी। किस्त नंबर 18। अजान ने मोटर बाइक रोक कर दुकान पर लगे बोर्ड की जानिब देखा। हसन आर्ट स्टूडियो की तहरीर पढ़ते ही उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और फिर बाइक को स्टैंड करने के बाद इत्मीनान से दुकान की जानिब बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम। अजान ने पूरी महवियत से ब्रश के साथ कपड़े के बैनर पर लफ्ज उबारते हुए हसन की अकब में पहुंचकर बाआवाज़े बुलंद कहा तो यकसुई से अपने काम में मसरूफ हसन ने चौंक कर मुड़ते हुए उसकी जानिब देखा और फिर चंद ही लम्हों के बाद उसकी आंखों में आशनाई की चमक नमूदार हो गई और चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए। अरे वाह ज़हे नसीब, वो आए मेरी दुकान पर, खुदा की कुदरत है। हसन ने मिसरे की टांग तोड़ते हुए जुमला अधूरा छोड़ा और फिर अजान से लिपटते हुए बोला, भाई अजान साहब, आप और हम गरीबों के पास कैसे रास्ता भूल गए? अरे अरे, अब क्या पसलियां तोड़ोगे? अजान ने उसके गर्मजोशी से भरपूर मुआनिके पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए घबराई हुई आवाज में कहा तो हसन हंसते हुए एक तरफ हट गया। अब आप इतने भी कोमल निर्मल नहीं हैं। पसलियां क्या रुई की बनवा रखी हैं आपने? हसन ने एक चेयर घसीटकर अजान को पेश करते हुए कहा। उसके अंदाज में शरारत थी। पसलियां तो रुई की नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी रिश्तेदारी जिन्नात से जरूर लगती है। अब ऐसी भी क्या मोहब्बत के इंसान पूरा हफ्ता पसलियों की सिकाई करता फिरे? अजान ने मुंह चढ़ाते हुए खुशगवार लहजे में कहा तो जवाबन हसन का कहा भरपूर था। खैर छोड़ें, ये बताएं आज अचानक इस तरफ का रुख कैसे? चांद चेहरा न देख ले कोई, रुख पे डालो नकाब पत्थर के। अजान ने निस्वानी अंदाज में शर्माने की भरपूर अदाकारी करते हुए कहा तो हसन एक बार फिर कहा लगाने पर मजबूर हो गया। फिर अजान ही संजीदा होते हुए बोला, यार हसन, मेरे जहन में एक आइडिया आया है तो सोचा तुमसे मशवरा ही कर लूं। जी जी जरूर, आप हुक्म फरमाएं। अपनी अकल के मुताबिक बंदा हाजिर है, हसन ने कोरनिश बजा लाते हुए खुशदिली से कहा। देखो हसन, तुम तो जानते ही हो कि हमारी तंजीम फैजी फाउंडेशन बाबा के ज़माने में बहुत से अदबी और तफरीही प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है, लेकिन इन दिनों कुछ जमूद सा तारी है। मैं चाहता हूं कि बाबा के बाद भी फैजी फाउंडेशन जिंदा और फ़आल रहे, लेकिन मैं उसके लाए अमल में कुछ तब्दीली करना चाह रहा हूं। अजान रुक कर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ तो हसन ने बेसाख्ता संजीदा अंदाज में दरियाफ्त किया, मसलन क्या? मसलन मैं ये चाहता हूं कि अदब को प्रमोट किया जाए, कुछ क्रिएटिव वर्क किया जाए, जैसा कि मुख्तलिफ शायरों और अदीबों की किताबें शाया की जाएं, क्योंकि किताब हमेशा जिंदा रहती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजान ने इस्तफसाराना जुमले पे अपनी बात का इख्तिताम किया तो हसन जल्दी से बोला, बहुत ही नेक ख्याल है। फैजी फाउंडेशन के क्रेडिट पर यह काम भी आ जाएगा और बिजनेस का बिजनेस भी है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जुमले के इख्तिताम तक हसन का ताइदी अंदाज इस्तफामिया अंदाज में तब्दील हो चुका था। यार सीधी बात है कि तुम फैजी फाउंडेशन के इस नए काम के लिए तशहीरी मुहिम का आगाज कर दो। वाल चाकिंग तो तुम करते ही हो, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि शहर की हर दीवार पर मुझे फैजी फाउंडेशन का नाम लिखा नजर आए। अजान ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की तो हसन पुरजोश अंदाज में बोला, मसला ही कोई नहीं अजान साहब, मैं कल ही से काम का आगाज कर देता हूँ। इंशाअल्लाह बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। सियाने कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, फिर कल क्यों, आज ही से बिस्मिल्लाह करो। वैसे तुम फी दीवार मुआवजा क्या लेते हो? अजान ने बगौर हसन के चेहरे की जानिब देखते हुए सवाल किया। मुआवजे की बात छोड़ें आप, अब आपसे क्या मुआवजा लूंगा? बस आज शाम तक मुझे ये बैनर्स मुकम्मल करके देने हैं, उसके बाद मैं फ्री हूँ, इसलिए कल से इंशाल्लाह यही करूंगा, उसने वजाहत देते हुए कहा। चलो ठीक है, वैसे लोगों से क्या मुआवजा ले रहे हो ये तो बताओ, अजान ने इसरार किया। बस यही, कोई 60 रुपए फी दीवार देता है तो किसी से 70 रुपए के हिसाब से ले लेता हूँ, हसन ने बताया। ओके तो फिर डन, कल से तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हें 100 रुपए फी दीवार के हिसाब से पे करूंगा। अजान ने उठकर हसन से मुसाफा करते हुए कहा और पलटकर बाहर निकल गए। आंखों में आंसू हैं ऐसे, रिमझिम बरसे बरखा जैसे, उर्वा हमसे पूछ रही है मन के सारे दीप बुझा के किसकी सोचें सोच रहे हो।
माहूम ने तनकीदी नज़रों से नज़्म का आखिरी जायजा लिया और फिर डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखने के बाद इधर उधर देखा। अम्मी अपनी चारपाई पर लेटी गहरी नींद सो रही थीं और दूसरे कमरे में मौजूद सगीर और गुलाम ईसा भी सो चुके थे, क्योंकि कमरे से बुलंद होने वाले गुलाम ईसा के खर्राटों की आवाज़ इस बात की तस्दीक कर रही थी। अलबत्ता हमेशा की तरह वो अभी तक जाग रही थी, क्योंकि रात को देर तक लिखना लिखाना और मुतालिया करना उसका महबूब मशगला था। आज बहुत दिनों के बाद उसने एक नज़्म कही थी जिस पर वो मुतमईन थी। आप बहुत अच्छी शायरी करती हैं मिस माहम। एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो ख्यालात की रोशनी में बहती हुई जाने कहाँ से कहाँ जा निकली। एक एहसास तफाखुर था जो उसे अपने कांधों पर बिठाए उड़ाए लिए जा रहा था, नगर नगर की सैर करवाने। वो देख रही थी कि वो स्टेज पर अपना कलाम सुना रही है और लोग दादो तहसीन के डोंगरे बरसा रहे हैं। वाह वाह और क्या कहने की सदाएं हैं जो हर तरफ से बुलंद हो रही हैं। फिर वो स्टेज से नीचे उतरती है और तालियों की गूंज में चलती हुई अपनी नशिस्त पर आ बैठती है। ठीक उसी वक्त रोशनी का एक झमाका सा होता है, फिर ये रोशनी यके बाद दीगरे जलने बुझने लगती है और वो चौंक कर ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है। तकिए के करीब पड़े मोबाइल की स्क्रीन मुसलसल जल बुझ रही थी और ये झमाके जो उसने महसूस किए थे इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मोबाइल फोन पर किसी की कॉल आ रही है। उसने चौंक कर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, लेकिन हर तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटे का राज था और इस सन्नाटे में वक्फे वक्फे से गूंजती गुलाम ईसा के खर्राटों की आवाज बहुत अजीब महसूस हो रही थी। अम्मी दूसरी जानिब करवट लिए बदस्तूर ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही थीं। एक लम्हा तवक्कुफ के बाद उसने मोबाइल उठाया, आहिस्ता से जूती पहनी और फिर धीरे धीरे बेआवाज कदमों से चलती हुई छत पर आ गई। लेकिन इस दौरान कॉल आना बंद हो चुकी थी। तकरीबन रात के 1-1:30 का वक्त था। हर तरफ गहरा सुकूत तारी था। दिन भर के थके हारे लोग अपने अपने घरों में लेटे निंदिया निंदिया खेल रहे थे, लेकिन जो खेल माहम खेल रही थी वो खेल ही निराला था। वो ऐसा सबक पढ़ रही थी जो जितना याद होता था उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती चली जाती थी। बकौल शायर, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। माहम धीरे धीरे ये सबक पढ़ रही थी। वो इश्क के इस मकतब में दाखिला ले चुकी थी। यही वजह थी कि वो रात के इस पहर भी जाग रही थी और न सिर्फ जाग रही थी बल्कि सबको सोता छोड़कर इस वक्त छत पर अकेली मौजूद मोबाइल फोन की जानिब इश्तियाक भरी नजरों से देख रही थी, जैसे अभी उसमें से कोई बाहर निकल आएगा और फिर जल्द ही उसकी मुराद बर आई। मोबाइल से रोशनी का एक झमाका बाहर निकला और उसने बेसब्री से स्क्रीन पर नजरें दौड़ाई और फिर ब्लिंक करते हुए नाम को देखकर कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल फोन कान से लगा लिया। हेलो, उसकी सुरीली आवाज बुलंद हुई, जिसके लोच में इतने पेचो खम थे कि सुनने वाला उनमें गुम होकर रह जाए। चंद लम्हे दूसरी जानिब की आवाज सुनने के बाद गोया हुई, हाँ। अमृत तेरी चाहत का पिए बिन न रहा जाए, ये जुर्म अगर है तो किए बिन न रहा जाए। जब जिक्र हो तस्कीने दिलो जां का सरे बज़्म, मुझसे तो तेरा नाम लिए बिन न रहा जाए। अरे वाह अजान भाई, ये तो बहुत आसान है, हसन ने खुश होते हुए कहा। कोई भी काम उस वक्त तक हरगिज आसान नहीं होता जब तक उस काम के सिलसिले में कोई आपकी रहनुमाई नहीं करता। अगर सिखाने वाला या बताने वाला मुखलिस हो तो यकीनन हर काम आसान हो जाता है, अजान ने संजीदगी से जवाब दिया। वो इस वक्त हस्बे मामूल कंप्यूटर पर बैठा हसन को इन पेज सिखा रहा था। हसन अपना काम खत्म करके वापस आ चुका था और ब्रश वगैरह धोने के बाद अब अजान के साथ बैठा इन पेज की क्लास अटेंड कर रहा था। कल की निस्बत आज वो बहुत जल्दी आ गया था। हालांकि कल उसने 8 दीवारें लिखी थी जबकि आज कल की निस्बत डबल काम था, लेकिन इन पेज सीखने के शौक में वो 15 दीवारें लिखने के बाद भी टाइम बचाकर पहुंच गया था और अब बैठा अजान का सर खा रहा था। फोनीटेक कीबोर्ड उर्दू इन पेज सीखने के लिए सबसे आसान है।
उर्दू हरूफ तहज्जी अलिफ बे को ABC के हिसाब से निहायत आसानी से यूज किया जा सकता है। अजान ने हसन को तफसील बताते हुए कहा था, जिसके जवाब में हसन ने मुख्तलिफ अल्फाज टाइप करते हुए ये जुमला कहा था, अरे वाह अजान भाई, ये तो बहुत आसान है। अजान जो बगौर हसन की जानिब देख रहा था संजीदगी से बोला, हसन तुम्हें अपने सुबह के अल्फाज याद है ना? तुमने कहा था कभी आपकी मोहब्बतों का कर्ज चुकाने का वक्त आया तो आप मुझे पीछे नहीं पाएंगे। हसन ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाते हुए अजान की तरफ देखा और फिर राजदाराना अंदाज में बोला, तो क्या कर्ज चुकाने का वक्त आन पहुंचा है? अजान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो झिझकते हुए बोला, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, कर्ज वर्ज कोई नहीं, बस कुछ पूछना चाहता था तुमसे, लेकिन खैर छोड़ो, रहने दो। हसन उसके इस अंदाज पर थोड़ा सा परेशान हुआ, फिर अजान से मुखातिब होते हुए बोला, अजान भाई मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे कोई बात करते हुए झिझकने की जरूरत है। आप खुलकर पूछें क्या पूछना चाहते हैं। अजान ने दरजीदा नजरों से हसन के चेहरे की जानिब देखा, फिर दोबारा गोया हुआ, पूछ तो लूं लेकिन नहीं यार, रहने ही दो, तुम बुरा मान जाओगे। हसन की आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए। वो ये बात समझने से कासिर था कि आखिर अजान ऐसा क्या पूछना चाह रहा है जिसे पूछते हुए उसे इतनी हिचकिचाहट का सामना है। उसने पुरख्याल अंदाज में अजान के चेहरे का जायजा लिया, फिर खुशगवार अंदाज में बोला, अरे अजान भाई अब ऐसी भी क्या हिचकिचाहट, अब पूछ भी चुके, क्या पूछना है? इतनी ज्यादा तमहीद मेरी समझ से तो बाहर है। कुछ भी है, कैसी भी बात है, आप बिला झिझक पूछ लें, मैं हरगिज बुरा नहीं मनाऊंगा। अजान चंद लम्हे उसके चेहरे की जानिब देखते हुए जैसे दिल ही दिल में इस बात का फैसला करता रहा कि उसे अपनी बात किस अंदाज में करनी चाहिए। फिर शायद वो किसी नतीजे पर पहुंच गया। उसने एक तवील सांस ली और फिर ठहरे हुए लहजे में अपनी बात का आगाज किया। रेशम जुल्फों नीलम आंखों वाले अच्छे लगते हैं, मैं शायर हूं मुझको उजले चेहरे अच्छे लगते हैं, आखिर आखिर सच्चे कौल भी चुभते हैं दिल वालों को, पहले पहले प्यार के झूठे वादे अच्छे लगते हैं। यार बात कुछ अजीब सी है, लेकिन किए बगैर चारा भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि बात का आगाज कहां से करूं। हसन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बात जहां से मर्जी शुरू कर ले, अलबत्ता आपने शेर मजे का सुनाया है। कुछ तवक्कुफ के बाद अजान सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ते हुए बोला, असल में बात कुछ यूं है कि कुछ अरसा कबल मैंने कुछ स्कूल के प्रोग्राम्स किए हैं जिनमें एक स्ट्रीट प्ले भी था। अजान एक लहजे के लिए खामोश हुआ तो हसन जल्दी से बोला, जी जी बड़ी धूम सुनी थी मैंने भी आपके इन स्ट्रीट प्लेस की, काफी कामयाब रहे आप इनमें। अजान ने संजीदगी से उसकी बात सुनी और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ उन स्टेज ड्रामों में एक फीमेल कैरेक्टर भी था। उस लड़की ने आउटस्टैंडिंग काम किया और ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि किसी के काम से बज़ाते खुद मैं मुतासिर हुआ हूं। बड़ी ही बाएतमाद और बासलाहियत लड़की थी। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।